आज हम मोटिवेशनल थ्योरीज के हवाले से बात करेंगे। मोटिवेशनल थ्योरीज को करने के बाद, आज के एमसीक्यू करने के बाद, जितनी भी थ्योरीज हैं उनके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल है हमारे पास। जस्ट अ मिनट, मुझे नजर आए। अच्छा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? मोटिवेशन की हमारे पास दो टाइप है, एक होती है एक्सट्रिंसिक और एक होती है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है कि जब हम बाहर की दुनिया से किसी रिवार्ड की, किसी तारीफ के, किसी सर्टिफिकेट के, कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद कर रहे होते हैं, वो एक्सट्रिंसिक होता है। और जहां हमारी अपनी जात में कोई हमें चार्म मिलता है, किसी काम को करने से मुझे अंदर से खुशी मिलती है, उस खुशी का ताल्लुक दुनिया की किसी और चीज के साथ, किसी बाहरी चीज के साथ नहीं है, बल्कि मेरी मन की दुनिया है, तो ये वाली इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होगी? स्टडीइंग फॉर अ टेस्ट टू गेट गुड ग्रेड्स, अच्छे ग्रेड लेना। ये जो है वो ये तो बाहर से आ रहे हैं ना, ग्रेड कोई बाहर से हमें दे रहा है। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, अब किसी को ये, इसका ताल्लुक भी बाहर से है कि मुझे जो टीचर मुझसे इम्प्रेस हो, टीचर मुझसे खुश हो, बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुक है, ये भी एक्सट्रिंसिक होगा। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से खेलना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसको मेरे मन को मजा आता है, मुझे पर्सनली उससे मजा आता है, सुकून मिलता है। अब इसका ताल्लुक किसी बाहर की दुनिया के साथ नहीं है, तो ये वाला हमारे क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। डी है डूइंग हाउस होल्ड कोर्स टू रिसीव एन अलाउंस, घर के काम करना कि उसकी बुनियाद पर मुझे अलाउंस मिलेगा, ये तो बाहर से मिलने वाली चीज है, तो ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर टू, एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है, इसके अंदर क्या होता है? रिवार्ड होता है, या पर्सनल मन की खुशी होती है, या कोई हमारी अपनी ख्वाहिश होती है, या इसके अंदर हम सेटिस्फेक्शन, अपने आप को मुतमईन करते हैं। क्या होता है जी? जी बिल्कुल। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसी होती है जिसका ताल्लुक बाहर की दुनिया के साथ, मटेरियल के साथ, प्रेज के साथ, बाहर से किसी चीज का अंदर आना या जाने के साथ ताल्लुक होता है। तो रिवार्ड का कि कोई काम करना जिसकी बुनियाद पे हमें रिवार्ड मिलेगा, ये एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है। पर्सनल जो है इंट्रिंसिक है, अपना मन, एम्बिशन, अपनी ख्वाहिश, सेटिस्फेक्शन अपना, ये भी अपनी, ये इंट्रिंसिक में आता है। उसके बाद है जी, अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड, एक बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, टू अर्न प्रेज, के उसकी तारीफ की जाए, एंड रिकॉग्निशन, उसको पहचाना जाए, फॉर देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस एग्जांपल ऑफ? जी शाबाश शाबाश, आप लोग ठीक बता रहे हैं। ये नाजिया मैडम आप गलत बता रही हैं। देखें यहाँ पे प्रेज की बात हो रही है, और प्रेज कहाँ से आती है? बाहर से आती है ना। कोई बाहर से हमारी तारीफ करेगा, हैं, अम्मा अब्बा खुश हो जाएंगे, अम्मी अब्बे की भी तारीफ होगी। तो ये तो जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ओके। Which theory of motivation suggests that individuals are motivated by the desire to meet their basic needs in a hierarchical order? हमारे पास hierarchical जो है वो थ्योरी जो बोली जाती है, वो थ्योरी ऑफ नीड, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड है। अब हायरार्की आर्डर में बात हो तब भी ये ठीक है, बेसिक नीड की बात हो गई, इसका दूसरा नाम नीड बेस्ड थ्योरी भी है। नीड बेस्ड थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड। तो ये मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड की बात हो रही है। ठीक है।
टू फैक्टर थ्योरी हाइजीन मोटिवेशन अलग है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी अलग है, इक्विटी थ्योरी अलग है, सारी की तरफ हम आते हैं अलग अलग। यहाँ पे मैं बता रहा, इक्विटी होती है जहाँ पे हम बैलेंस की बात करते हैं कि जो काम जितना मेरे जिम्मे लगा है उतना दूसरे को जिम्मे लगाया जाए। तो मतलब ऐसे हो कि काम का बर्डन पैसों के हिसाब से जितनी जिसकी तनख्वाह है उसका ज्यादा काम हो, इस तरह करके हैं। एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एक्सपेक्टेशन के साथ होती है कि एफर्ट करेंगे तो अच्छा काम होगा, परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आउटकम अच्छी होगी, आउटकम अच्छा होगा तो रिवार्ड अच्छा होगा। ये टू फैक्टर थ्योरी में मोटिवेशन और हाइजीन दो चीजें आती हैं। यानी मोटिवेशन से मुराद ये है कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं ऐसा करूंगा ऐसा। हाइजीन के अंदर मुझे सैलरी कितनी मिलती है, मुझे पहचान कितनी मेरी होती है, वो चीजें। अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स मैनेजर बिलीव इम्प्लाइज आर, थ्योरी एक्स के मुताबिक जो मैनेजर हैं वो कहते हैं ये सारे वर्क है, हमारे पास ये थ्योरी है, थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी के अंदर कहते हैं वाई वाले समझते हैं कि दुनिया के सब लोग, यानी वो कहते हैं जो वर्कर हमारा है ये बड़ा मेहनती है, ईमानदार है, इसको हम थोड़ा सा गाइड करेंगे, ये काम ठीक करेगा, ये काम चोर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है। जबकि थ्योरी एक्स वाले कहते हैं कि वर्कर बड़े काम चोर होते हैं, ये बड़े लेजी होते हैं, ये बड़े अनमोटिवेटेड होते हैं, इनसे काम लेने के लिए हमें बड़ी जो है वो तगदो करना पड़ती है। तो ये अनमोटिवेटेड एंड लेजीनेस होती है। तो ठीक है, आप लोग ठीक बता रहे हैं। ए वाली सारी क्वालिटीज 3x में होती हैं, बाकी तीनों ये स्किलफुल, प्रोएक्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव, हैप्पी, कंटेंट, ये सारे जो है वो इंट्रिंसिक के अंदर आती हैं, वो थ्योरी वाई के अंदर आती हैं। इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज सुपीरियर टू, थ्योरी वाई वाले कहते हैं कि तमाम वर्कर जो है ना बड़े ये अच्छे होते हैं, ये ईमानदारी से काम करते हैं, ये जिम्मेदार लोग होते हैं, ये जो है वो मतलब इनको काम में लगा दे खुद से करते हैं, काम चोर नहीं है, सुस्त नहीं है। और थ्योरी एक्स वाले इसके उलट रखते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज सुपीरियर टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से सुपीरियर है कि नहीं है? दो बंदों ने कहा यस है, बाकी बोलें जी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि ये ऐसी मोटिवेशन है जब आपको अंदर से आग लगी होगी, जब आप अंदर से जो है वो दिल से मन से कोई काम कर रहे होंगे, करना चाह रहे, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको मोटिवेट करेगी। अगर मैं कहूँ ना ये काम करो, इसकी बिना पे 10 रुपए मिलेंगे, तो कुछ टाइम आएगा कि 10 रुपए आपके लिए वैल्यूलेस हो जाएंगे और आप 10 रुपए पे काम नहीं करेंगे। यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की वैल्यू कम है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वैल्यू ज्यादा है। जी बिल्कुल। देखें जो है ना 78, 278 की बात कर रही हैं मैडम साहिबा, मैडम अर्जुमन शहीन साहिबा, ये हमारी क्लास फेलो हैं एजुकेशन की। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दो तरह की थ्योरी है। और थ्योरी एक्स वाले कहते हैं कि ये वर्कर बड़े निकम्मे होते हैं, ये बड़े नालायक होते हैं, लेजी होते हैं, अनमोटिवेटेड होते हैं, काम नहीं करते। और थ्योरी वाई वाले कहते हैं तो बहुत अच्छे बंदे होते हैं, ये वर्कर बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं ये। ठीक है। देखें कामयाबी आज के दौर के अंदर ना, जिस कदर जिसके पास पैसा है, जिसके पास आसानियां हैं, शायद उसके पास वो आग ना हो। हम गरीब लोगों के पास तो बड़े मसले यानी जो लोग कामयाब होते हैं ना, जो अच्छी कामयाबी लेते हैं, उनके पीछे ना वो कुछ आग लगाने वाले लोग भी होते हैं। यानी किसी ने किसी को रिजेक्ट कर दिया, किसी को इश्क के अंदर नाकामी हो गई, किसी को कहीं किसी महफिल के अंदर उसकी थोड़ी तालीम या छोटी जॉब की वजह से उसको नीचा दिखाया गया हो, वो चीज उसे आग लगाती है, उसे मोटिवेट करती है कि यार मैं कुछ करूं, मैं इनको कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं इन सबको जो है ना। तो नहीं, बड़े बड़े जो लोग बनते हैं ना, पीछे उनके कोई स्पार्क होता है। किसी ने कहा होता है कि तेरा मेरा स्टेटस मैच नहीं करता, तू कौन है और मैं कौन हूँ। किसी ने उसके साथ ये कहा होता है, किसी ने उसे कहा होता है कि तेरी इतनी औकात नहीं कि तू एक प्राइमरी स्कूल टीचर लग जाए और तू कहता है कि मैं जो है ना लेक्चरर बनूंगा। ये किसी न किसी के पीछे कुछ आग ऐसी होती है, कुछ मायूसियां होती हैं, स्पार्क फलक होता है जिसकी वजह से वो कामयाब होता है। मैं देखें इस वक्त क्लास से हटना नहीं चाह रहा कि जल्दी से हम ये एमसीक्यूज करें, लेकिन एक बात बताऊं कि जो करंटली टाइम है ना, ये इस मुल्क के ऊपर बड़ा मायूसी वाला वक्त चल रहा है। और उस मायूसी के साथ सबसे ज्यादा मायूसी का टाइम एजुकेशन के ऊपर चल रहा है। यानी बड़े हालात जो हैं वो डामाडोल हैं, बड़े अजीब सिचुएशन हर रोज आए रोज मिल रही है। लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ जो मेरे पास इस वक्त जो लोग क्लास ले रहे हो, आप लोग मोस्टली वो हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है
इससे एसएसटी और टीजीटी के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो इन 1-2 महीनों 3 महीनों में अपना दी बेस्ट कर दें, अपना जितना मेहनत कर सकते हैं कर लें। ये मुझे नहीं लग रहा आइंदा मुस्तकबिल में कभी जॉब्स आएंगी। जो मौजूदा हालात है ना, इसके अंदर कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। तो कम अज अपनी एक सीट सिक्योर कर लें, अपना जो है वो अच्छे इज्जत वाले रोजगार का बंदोबस्त कर लें। पता नहीं, या फिर इसके बाद जैसे ही अगर आप अल्लाह ना करे आप लोग सिलेक्ट नहीं होते, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फौरी तौर पे आप लोगों ने कोई ना कोई हुनर सीखना है और अपना अपना जो है रोजगार बनाना है। सर इसी का सिलेबस सेम है, किसके साथ इसी की सिलेबस की बात कर रहे हैं? अच्छा जी, एन इमोशंस वंस फील। इमोशन के अंदर जो है एक बंदा क्या फील करता है? लेजी फील करता है, एक्साइटेड, डल या क्रिएटिविटी? जब एक बंदा इमोशन में होता है, यार ये बंदा बड़ा इमोशन, मैं बड़ा इमोशनली हूँ वैसे ना, मैं खुद जो है बड़ा जज्बाती हूँ, बड़ी जल्दी बड़े बड़े फैसले कर लेता हूँ और बाद में सम टाइम जो है वो पछता भी रहा होता हूँ। तो ये, जी बिल्कुल आप लोग ठीक समझे, जब इंसान इमोशन में होता है तो वो एक्साइटेड होता है। क्या होता है? एक्साइटेड होता है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है ना क्या करती है? ये एनर्जाइज बिहेवियर, हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करती है। यानी हमें हमारे अंदर चालाकी पैदा कर देती है कि हम थोड़ा सा और जो है वो हिम्मत के साथ काम करें। यानी मोटिवेशन हमें इंस्पायर करती है कि हम काम करें। मोटिवेशन डायरेक्ट बिहेवियर, मोटिवेशन हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है। मोटिव फ्रस्ट्रेट बिहेवियर, क्या मोटिव जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर को फ्रस्ट्रेट करते हैं? ये मोटिव इनेबल अ पर्सन टू सिलेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्स। देखिए यहाँ पे बात सवाल में हुई है, नो की बात हुई है, नॉट द फंक्शन। सारी बातें बाकी ठीक हैं कि मोटिवेशन हमें एनर्जाइज भी करती है, हमें एक रास्ता दिखाती है, हमारे अंदर आग पैदा करती है, हमें कुछ करने के ऊपर, कोई रिस्पॉन्स देने के ऊपर उभारती है। लेकिन क्या काम नहीं करती? हमें फ्रस्ट्रेट नहीं करती। जब आप मोटिवेट होते हैं, आपका भी मोटिव हो, आपका मकसद हो, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप उसके ऊपर काम करते हैं। सर ये क्या करें? सर नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाना है प्लीज पहले बता दिया करें टॉपिक, ताकि वो डीपली तैयार करके एमसीक्यूज करें, फिर बेस्ट होंगे। मुझे नहीं आइडिया होता कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा जाता है। मैंने वैसे आज बताया था कि मैं मोटिवेशन का पढ़ाऊंगा, तो कल अगले 2-3 दिन 4 दिन हमने साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है? अब आप साइकोलॉजी पे लग जाएं। आज भी ये मोटिवेशन भी साइकोलॉजी में आता है, तो अगले 4-5-5-6 दिन हम साइकोलॉजी ही पढ़ेंगे, ठीक है? ओके जी, ओके ओके। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। अच्छा, इन मोटिवेटिंग अ स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स मे बी इग्नोर्ड? व्हाट डिड यू से अबाउट ईसी सिलेबस? मैं आपका सवाल को नहीं समझा। आप मुझे ग्रुप के अंदर वाइस कर दीजिएगा, ईसी सिलेबस के बारे में मैंने कब बात की है और क्या बात की है, ये ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको किस कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, मोटिवेटिंग अ स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल मे बी इग्नोर्ड। जब आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो तो कौन सी चीज है जिसको आप मुफ्त इग्नोर कर देते हैं? स्टूडेंट के ड्रेस को, यानी क्या मोटिवेशन का स्टूडेंट के ड्रेस के साथ ताल्लुक है? स्टूडेंट फैमिली बैकग्राउंड, क्या आपको मोटिवेट करते हुए बच्चे को उसके बैकग्राउंड को मद्देनजर रखना चाहिए? हिज रिएक्शन टू प्रेज एंड ब्लेम, क्या आप उसको जो है वो ये देखते हैं कि मेरी तारीफ और ब्लेम के ऊपर उसका क्या रिएक्शन होता है, इसको कंसीडर करते हैं मोटिवेट करते हुए? हिज लेवल ऑफ इंस्पायरेशन, उसका इंस्पायरेशन का जो लेवल है उसको देखते हैं? तो देखें, इंसान की आप सारे जो है ना, आप सबकी मोटिवेशन के अंदर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का बड़ा किरदार होता है। यानी मैं कहता हूँ देखें, कुछ हमारी क्लास कॉलेजों में स्कूलों में बड़े गरीबों के बच्चे होते हैं, जब उनको थोड़ा सा इस हवाले से हम मोटिवेट करते हैं ना कि आप अपने वालिद को देखिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कमा रहा है, ठीक मोटिवेशन क्या, फिर जितना गरीब या बैकग्राउंड हम उसको देख के मोटिवेट कर रहे होते हैं। अब मैं किसी को कहूँ कि भाई तू तुझे गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, वो कहे कि गाड़ी तो मेरे पास पहले भी है, बंगला, हर चीज है, तो ये चीज उसके लिए मोटिवेशन नहीं है। हमें बैकग्राउंड को कंसीडर करना पड़ता है, उसकी फैमिली को कंसीडर करना पड़ता है, उसकी प्रेज और ब्लेम पे उसकी क्या, यानी मैं उसको कोई नेगेटिव बातों से मोटिवेट करूं अगले बंदा बर्दाश्त ही ना कर सके, पॉजिटिव से करूं तो बहुत ज्यादा गरूर में आ जाए। तो इसकी लेवल ऑफ इंस्पायरेशन पहले क्या है, ये सारी चीजें हमें देख के फिर उसको मोटिवेट करना होता है। ड्रेस की कोई इतनी वैल्यू नहीं है, ड्रेस वक्ती है। मैं बड़े ही सादा कपड़े पहनता हूँ, और सादा पहनता हूँ कि मैं उसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, मुझे नहीं है फर्क। यानी साफ ड्रेस पहनना ये जरूरी है, अब ये नहीं है कि मैं रोजाना पहनूं। सर प्लीज कमेंट्स ऑफ कर दें, एमसीक्यूज न्यू मेंबर्स भी पढ़ रहे होते।
एमसीक्यूज न्यू मेंबर्स भी पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। एम कमेंट्स ऑफ कर दें, एमसीक्यूज न्यू मेंबर्स भी पढ़ रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा जी। व्हाट इज कॉल्ड द टेंडेंसी, मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं जो है ना वो एमसीक्यूज ये आपके कमेंट्स ऑफ करूं, तो उस सूरत के अंदर ये होता है कि आप लोग ऐसे ही है जैसे रिकॉर्डिंग क्लास ले रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं अगर एमसीक्यू ये वाले कमेंट्स ऑफ कर दूं, उस सूरत के अंदर तो ये होगा, फिर फायदा ही कोई नहीं होगा। फिर तो ऐसा ही है कि मैं रोजाना आपको रिकॉर्डिंग दे दिया करूं और आप लोग कर लिया करें। लेकिन कमेंट्स होने चाहिए कि आप लोगों को उस सवाल की समझ आई भी है कि नहीं आई। ठीक है, खैर बहरहाल हर एक का ना पढ़ने का स्टाइल अपना अपना होता है। ठीक है, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसका इसका मुझे फायदा महसूस हो रहा है, तो मैं कहता हूं चलने दें। इससे पता चल जाता है कि अदरवाइज तो मैं गुजारता जाऊंगा कि मुझे कोई किसी की परवाह तो है कोई नहीं, कि कोई मुझे मैसेज तो कर नहीं सकता, कोई नहीं गुजारा करे। समझ लें कि देखिए आप लोग सारा दिन पढ़ रहे होते हैं, अपने मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, यहाँ समझे कि हम एक दो घंटे गपशप के साथ दो चार एमसीक्यूज की रिवीजन भी कर लेते हैं, गप भी लगा लेते हैं। आपसे इसको देखें, व्हाट इज कॉल्ड द टेंडेंसी टू मेंटेन अ बैलेंस साइकोलॉजिकल कंडीशन। बैलेंस कंडीशन के लिए कौन सी चीज जो है ना वो हमें साइकाल फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, सर्वाइवल मोटिव्स, प्राइमरी मोटिव्स, सेकेंडरी मोटिव, होम्योस्टैटिक। देखें, अब जरा बताइए कि जब आप हमने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ी थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था होम्योस्टैटिक या होम्योस्टैटिस का। अब होम्यो का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई टेंशन होती है, उस टेंशन को खत्म करके हम बैलेंस स्टेट के यानी बैलेंस साइकोलॉजिकल नीड के अंदर आना, ये वाला हमारा क्या होता है, इसको हम होम्योस्टैटिक कहते हैं। बात की समझ आ गई सबको? ये हमने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अंदर ये चीज पढ़ी हुई है, होम्योस्टैटिक का कंसेप्ट। जब आप किसी परेशानी के अंदर होते हैं ना, तो आप फौरी, तो जैसे आपको बड़ी ही वॉशरूम की हाजत आई है, और मैं आपको कहूँ आ जाए यार जरा मेरे कपड़े तो देख ले, यार जरा मुझे बताएं कितनी रोटियां खानी है यार। अब उस वक्त आप शदीद हाजत के अंदर हैं, वॉशरूम जाने के लिए आप परेशानी के अंदर हैं, आप मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, कोई बात करूंगा भी तो तवज्जो नहीं करेंगे। आप फौरी तौर पे वॉशरूम में जाएंगे, इजी होंगे, रिलैक्स होंगे, फिर आके आप मेरी बात सुनेंगे। यानी आपकी जो टेंशन अराइज हुई थी, वो आपने उसको रिड्यूस करके होम्योस्टैटिक के अंदर आ गए हैं, बड़े पीसफुल हो गए। इस्लाम कहता है आपको भूख लगी है तो आप पहले खाना खाओ फिर नमाज पढ़ो, जमात जाती है तो जाए। क्यों कहता है कि अगर आप टेंशन के अंदर होंगे तो आप खुदा को ठीक ठीक तरह टाइम नहीं दे सकेंगे। आपको बैलेंस स्टेट के अंदर होना चाहिए, फिर खुदा के सामने आना चाहिए। अगर आपको जो है वो नमाज के अंदर आपका बच्चा रो रहा है तो नमाज मुख्तसर करके जल्दी से बच्चे को पकड़ो। नमाज पढ़ रहे हैं, वालदा बुला रही है तो नमाज तोड़ दो, वालदा की तरफ जाओ। यानी एक जो टेंशन है, अगर आप जो टेंशन की स्टेट के अंदर होते हैं तो आप ठीक नहीं होते, आपको बैलेंस स्टेट के अंदर होना चाहिए। तो जब आप बैलेंस स्टेट के अंदर आ जाते हैं उसे होम्योस्टैटिक बोलते हैं। ओके, एन इंसेंटिव मोटिवेशन विच आर द फॉलोइंग मैटर। सवाल बड़ा ही जो है ना वो ट्रिकी किस्म का है। जो इंसेंटिव इंसेंटिव कहते हैं कुछ मिलना। अब इंसेंटिव के अंदर क्या वो इंट्रिंसिक होती है? बिल्कुल नहीं, तो बाहर से आने वाली चीज होती है। इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, फौरी तौर पे सेटिस्फेक्शन तो हमें इंट्रिंसिक के अंदर मिलती है, और इंसेंटिव तो एक्सट्रिंसिक है। ये भी ना हुआ, बात की समझ आई है ना? ए नहीं है, बी के इंट्रिंसिक तो है नहीं, इंसेंटिव जो होता है वो तो एक्सट्रिंसिक होता है। इमीडिएट सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन तो हमें मिलती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन से, ये तो एक्सट्रिंसिक की बात हो रही। रिलेट माई नीड, इससे मेरी नीड पूरी होती है, नीड का ताल्लुक भी सम टाइम बाहर से है। ठीक है, वो भी नहीं। रिलेट का ताल्लुक, नीड का ताल्लुक भी सम टाइम बाहर से मेरी नीड पूरी हो रही होती है, वो नहीं। बी रेडली अवेलेबल, इंसेंटिव का मतलब है यार यार काम करो, मैं आपको इंसेंटिव दूंगा, पैसे दूंगा, रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा। ठीक है, इंसेंटिव। बी रेडली अटेनेबल, इसका मतलब ये है कि मैं मुझे ना वो चीज अगर मुझे कहा जाए नौ नकद ना तेरह उधार, वो एक कॉल बोला जाता है, नौ नकद ना तेरह उधार। मुझे कोई कहे जिशान आप ये काम करो आपको 9 रुपए नकद मिलेंगे, और अगर मुझे कहे कि ये काम करो आपको साल बाद जो 13 रुपए मिलेंगे, मैं कहूंगा नकद दे दो, 9 रुपए ही दे दो चाहे। अब यहाँ पे जो है भी रेडली अटेनेबल, हमें इंसेंटिव वो मोटिवेट करता है जिसका पता होता है कि फौरी तौर पे मिलना है। मैं आपको बताऊं, मैं मार्किंग मैंने इस साल भी की,
और पिछले साल भी मैंने पेपर की मार्किंग की थी। अब मार्किंग के दौरान हम बड़े डीमोटिवेटेड होते हैं। कभी कभी हम जाके जाते हैं वहां पे, मार्किंग करते हैं, कभी कहते हैं गर्मी है ये वो। हमें मार्किंग का अच्छा खासा मुआवजा मिलता है, एक पेपर चेक करने का 60 रुपए मिलता है, और 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का चेक बन जाता है हमारा। मिलने हमें 6 से 8 महीने बाद होते हैं। अब वो 6 से 8 महीने लेट होने की वजह से हमें मोटिवेट नहीं करता। वो काम जो हमें फौरी मोटिवेट पैसे मिलते हैं, रिवार्ड मिलता है, हमें वो ज्यादा मोटिवेट करता है। तो जब इंसेंटिव मोटिवेट वो करता है जो रेडली अवेलेबल हो, अटेनेबल हो, कि आप काम मुकम्मल करें, आपको फौरी मजदूरी मिल जाएगी, इनाम मिल जाएगा, ये ज्यादा मोटिवेट करता है इंसेंटिव, बजाय बाकी मोटिव के। ठीक है सर, आपने 282 का आंसर ए सिलेक्ट किया है, जबकि उसका आंसर बी है। चलो मैं देख लेता हूँ। असल में आज नींद बड़ी आई बैठी है मुझे, तो ये देखते रहिएगा, आप जागते रहिएगा। नहीं, ये ठीक है, स्टूडेंट ड्रेस ही है दो, ये स्टूडेंट ड्रेस ही है। हमने यहाँ पे बात की है कि कौन सी चीज इग्नोर करते हैं, हम बच्चे का ड्रेस को इग्नोर करते हैं। जी, रिवार्ड रैपिड हो तो मोटिवेशन ज्यादा मिलती है। ठीक है। स्पेसिफिक पॉजिटिव अरोजल लीड अस टू। अब पहले बताएं, हमने अरोजल थ्योरी के अंदर बात की थी कि एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ मोटिवेशन जरूरी होती है हमें किसी भी काम को करने के लिए। अगर वो अरोजल, अगर हमारा एक स्पेसिफिक पोर्शन से ज्यादा हो तब भी टेंशन, कम हो तब भी टेंशन, ज्यादा हो तब भी टेंशन और कम हो तो तब भी टेंशन। तो स्पेसिफिक अरोजल जो है वो क्या हमें देगा? गलत बता रहे हैं मेरा ख्याल है आप लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं। स्पेसिफिक अरोजल, अगर आपको स्पेसिफिक पॉजिटिव अरोजल, यानी आपको एक खास तरह की मोटिवेशन दी जाए, तो वो आपको क्या खास एक लेवल ऑफ अरोजल दिया जाए, तो वो आपको परेशान करेगा, एंग्जाइटी करेगा? नहीं। आपको इमोशनल का पता नहीं है ना, नेगेटिव है पॉजिटिव वो भी नहीं पता। ड्राइव होता है किसी चीज की तरफ लीड करे जाना, तो क्या, लेकिन ये भी ये क्लियर आंसर नहीं। इसका आंसर ए है, मोटिवेशन। देखिए यहाँ बात, मैंने ड्राइव होता है किसी नीड की तरफ लेके जाना, नो डाउट, लेकिन स्पेसिफिक पॉजिटिव अरोजल, आपका पॉजिटिव आपकी अरोजल है, अरोजल पॉजिटिव होगा तो आप मोटिवेट होंगे, अरोजल नेगेटिव होगा तो आपकी एंग्जाइटी एंग्जाइटी की तरफ जाएंगे। तो ये मोटिवेशन है। ठीक है, कि आपको मोटिवेशन मिलती है, एक खास लेवल आप हो ना, वो मोटिवेट करता है। खास लेवल से बढ़ जाए तब भी एंग्जाइटी, खास लेवल से कम हो जाए तब भी एंग्जाइटी। ठीक है, ये अरोजल थ्योरी है, और ना पता हो तो अरोजल थ्योरी को सुन लीजिएगा। ड्राइव होता है किसी चीज की तरफ लेके चलने वाली। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था ड्राइव, मोटिव्स, और एक और चीज थी, तो जरा उसको उसको देखिएगा, पहली वीडियो ही है मोटिवेशन के टॉपिक के अंदर। ये 3 चीजें हैं, बेसिक, ड्राइव, मोटिव्स, और पता नहीं क्या था यार, उसको देख लीजिएगा। हाँ, वांट, वांट था, ठीक है, ड्राइव, मोटिव और वांट, उसको सुनिएगा तो उससे पता चल जाएगा आपको कि ये कितने आपस में अंदर रिलेट है और किस तरह लेके जाती हैं। ड्राइव मोस्टली नीड की तरफ जाती है। अरोजल मीन उभरना। अरोजल यकदम, क्या कहते हैं, जैसे वो, क्या उज़मा बुखारी कहती हैं, क्या वर्ड यूज नहीं करता, इनके अल्फाज भी बड़े अजीब हो होते हैं। पर अरोजल मतलब अराइज होना, उभरना, ठीक है, बढ़ना। अच्छा, इन मास्लो हायरार्की विच ऑफ द फॉलोइंग नीड इज नेसेसरी टू अचीव बिफोर गोइंग टू हायर लेवल? कौन सी इसके अंदर नीड है, वो पहले पूरी होगी तो अगली नीड पे जाएंगे? जी जरा बताइए। सेल्फ एस्टीम, सेफ्टी, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? जी, इसका आंसर ए वाले ठीक बता रहे हैं। देखें बात, देखें हमारे पास नीड कौन सी होती है माजलों में। पहली फिजियोलॉजिकल नीड, फिर हमारी दूसरी है सेफ्टी सिक्योरिटी, तीसरी है लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनको हायर लेवल नीड भी कहा जाता है। अब हमें हायर लेवल में पहुंचना है, तो कौन सी नीड, जब तक हम बेसिक नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड हम हर उसके अलावा फिजियोलॉजी, सेफ्टी, सिक्योरिटी और लव एंड बिलोंगिंगनेस में नहीं पहुंचते, हम अगली नीड में नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ सेल्फ नीड आ गया, पहले सेल्फ नीड पूरी होगी तो फिर हम आगे चलेंगे, ऐसे आगे नहीं चलेंगे। अच्छा जी, इन द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन propose that an individual motivate to perform a task depends upon, कि जो मोटिवेट क्या क्या चीज जो है वो
देखिए इंसेंटिव कहते हैं जिससे आपको कुछ मिल रहा हो, जिससे आपको कुछ मिल रहा हो। यानी मैं कहता हूँ इंसेंटिव पैसा है, आप मुझे इंसेंटिव देंगी तो मैं जो है ना वो इस तरह काम करूंगा। तो इंसेंटिव मतलब कुछ रिवार्ड का मिलना, कुछ रिवार्ड का मिलना। और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एस्टीम होती है कि मैं चाह रहा होता हूँ कि यार मेरी कोई पहचान होनी चाहिए, मुझे जो है ना एमसीक्यूज दिखा दे। अच्छा, मैं चाहता हूँ यार मेरी कोई पहचान भी होनी चाहिए यार, मुझे कोई पहचाना जाए कि यार ये प्रोफेसर जिशान उमर है, बल्ले बल्ले होनी चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, लोग मेरी बात को माने। अब ये सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो ऐसी स्टेज है जिसके अंदर एक इंसान एक आला मयार के ऊपर फायज होता है। वो अपने सारी उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, जो पर्सनैलिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स और जो नेगेटिव पॉइंट्स को समझ जाता है और अपना बेस्ट पोटेंशियल अपनी पॉजिटिव की तरफ यूज करता है, नेगेटिव एनर्जी से बचता है और अपना दी बेस्ट बैक सोसाइटी में देता है। यानी जो उसने सीखा उसको अच्छे तरीके से करता है और फिर लोगों को पे बैक करता है जाके। ठीक है। इमरान खान का तो भाई कोई मुतबादिल नहीं है, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। नाक में चने चबवानी है उसने पूरी रियासत को, 70 साल के खेल को। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अच्छा, द लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवार्ड ऑफर देयर पर्सनल वैल्यू एंड बिलीफ, द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट। देखिए ये मैंने ना वो आपको बताया था। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती हैं कि अगर आप एफर्ट करेंगे तो एफर्ट करने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपको जो है वो आउटकम बेहतर होगा, और अगर आपका आउटकम बेहतर होगा तो आपका जो रिवार्ड मिलेगा। ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बात किया, तो ये वाली सीधी सी बात ये वाली आ रही है। पर अगर मैं अच्छी मेहनत करूंगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रिवार्ड अच्छा होगा, रिवार्ड अच्छा होगा तो आउटकम अच्छी होगी तो रिवार्ड अच्छा होगा। तो एक्सपेक्टेंसी वाले बोलते हैं। ठीक है, ये देख लेंगे, यानी एफर्ट करेंगे तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी के अंदर आ जाएगी, परफॉर्मेंस करेंगे तो आउटकम होगी, और ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी की तरह इसके अंदर तीन चीजें होती है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटली, बैलेंस। आउटकम अगर अच्छा होगा तो रिवार्ड अच्छा मिलेगा, ये बैलेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, which of the following is considered a hygienic factor that when lacking can lead a job satisfaction। हमारे पास दो तरह की हर्ट्सबर्ग के अंदर थ्योरीज, एक होती है दूसरी क्या बोलते हैं मोटिवेशनल थ्योरी, और एक होती है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन के अंदर ये होता है कि मेरे सैलरी अच्छी मिले मेरी, और मेरी जो बॉस अच्छा जाने, और इस तरह की चीजें जो है ना, ये बाहर से पहचान, बाहर से मिलने चीजें, सैलरी बेनिफिट, ये वाले होते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर। जबकि हमारी मोटिवेशन ये भी होती है कि हमें जो है ना वो जो बगैर रिवार्ड की चीजें होती हैं वो आ रही होती हैं कंपनी के अंदर। मेरे रवैये, अब मेरी अपनी अचीवमेंट ये देखें, मैं बड़ा ही मोटिवेटेड हूँ, हम बड़े ही मोटिवेटेड हैं कि मैं अचीवमेंट अच्छी है, रिकग्निशन है, वर्क इट सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ, सारे काम मैं करता हूँ। लेकिन हाइजीन फैक्टर ये है कि कंपनी जो है ना उसकी पॉलिसी बहुत जालिम है, वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। वो मेरा सुपरवाइजर बड़ा खड़ूस है, मेरे बॉस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वर्क कंडीशन अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप विद पीयर्स अच्छा नहीं है। ऐसी सूरत में यानी अगर वो कहता है हर्सबर्ग थ्योरी के अंदर कहता है कि मोटिवेटिंग फैक्टर और हाइजीन फैक्टर दो अलग चीजें हैं। अगर एक मोटिवेशन फैक्टर आपका हाई होगा और हाइजीन फैक्टर लो होगा तब भी आप मोटिवेट नहीं होंगे। अगर हाइजीन फैक्टर आला हो यानी बड़ी आप पॉलिसी भी अच्छी है लेकिन आप मोटिवेटेड नहीं है, आप रिकग्निशन नहीं चाहते, आप अचीवमेंट नहीं चाहते, आप खुद से वर्क नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, एडवांसमेंट नहीं करते, ग्रोथ नहीं करते, तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर लो है तो ग्रोथ हाइजीन का फैक्टर कोई नहीं है। तो दोनों चीजें लाजिम मलजूम है, ये बात करते हैं। Victor Verome expectancy theory emphasized that the role of dash in ये मैंने अभी आपको बताया है। विक्टर वीरोम के अंदर सिक्स 3 पॉइंट्स है, कौन कौन से हैं? एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वेलेंस। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वेलेंस, ये तीन चीजें हैं उसके। ठीक है, ये सवाल इसकी समझ आई है? मैं सिर्फ ये पॉइंट्स पूछे हुए हैं। वीरोम विक्टम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के कितने पॉइंट्स है? तीन उसके पॉइंट हैं। ठीक है, तीन उसके लॉज समझ ले, पास्टुलेट समझ ले, वो हैं।
तो एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी कहती है एफर्ट अच्छी करो, इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहती है कि एफर्ट अच्छी होगी तो रिवार्ड अच्छा होगा, और आउटकम अच्छी होगी तो पेरेंट्स कहते हैं आउटकम अच्छी होगी तो फिर आपको रिवार्ड अच्छा मिलेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉक्स गोल सेटिंग थ्योरी, ये गोल सेटिंग थ्योरी है ना, वो क्या कहती है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफिकल्टी ऑफ ए गोल एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कि एक गोल सेट करना और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में क्या फर्क होता है। डिफिकल्ट गोल, ये वाली बात जो है ना, ये वाली गोल सेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग है। बात याद रख लें, जिंदगी में जितने बड़े गोल होंगे आपके, जितने बड़े गोल होंगे आपके, लास्ट टाइम सीखो ये कैसे, लास्ट टाइम सीखो से मैडम, जितने बड़े आपके गोल होंगे ना, उतनी आपको जो है ना आपकी परफॉर्मेंस, आपकी सलाहियतें बाहर निकलेंगी, और गोल छोटे होंगे तो सलाहियतें भी बाहर कम आएंगी। तो कहता है कि डिफिकल्ट गोल्स लीड टू हायर परफॉर्मेंस, जब आपके गोल्स हायर डिफिकल्ट होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। व्हेन अकम्पेन्ड बाय फीडबैक एंड कमेंटमेंट्स, इन फीडबैक कमेंट्स, यानी आपके जो गोल, बड़े गोल्स आपको हाई अचीवमेंट तरफ ले जाते हैं। दूसरे कहते हैं इजी गोल, इजी गोल कभी भी अच्छे नहीं होते, डिफिकल्ट गोल ऑलवेज लीड टू लोअर परफॉर्मेंस, ये बात भी हम नहीं करते। यानी जब आपके गोल्स बड़े होंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी होगी, आप ज्यादा काम कर सकेंगे, ये कहती है लॉक गोल सेटिंग थ्योरी, ये बोलती है। ठीक है, विक्टर वीरोम सी थ्योरी के मैं 3 स्टेप्स आपको बताए थे, 3 स्टेप्स का रट्टा लगा लेना है, और बाकी थ्योरी की कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। अब बताया तो है मैडम साहिबा, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, बैलेंस उसके पास्टुलेट हैं, यानी ये थ्योरी अगर आपको नहीं पता तो इस थ्योरी को प्लीज सुन लीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी के अंदर हम कह रहे होते हैं कि मेहनत ज्यादा करनी है मुझे, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आउटकम अच्छा होगा, और बैलेंस में कहते हैं अगर आउटकम अच्छा होगा तो रिवार्ड भी अच्छा होगा, ये इसका कंसेप्ट है। डेविड मैकलेंड identifies 3 primary needs that drive individual behavior in the workplace. What are these needs? तो ड्राई, ये मैकलैंड जो है ना 3 तरह की नीड की बात करता है। ये कहता है कि लोग ना, कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी नीड होती है अचीवमेंट की, वो उनको कामयाबी की, यानी कोई स्टेटस चाहिए होता है कि मैं प्रोफेसर लग जाऊं या मैं फलां सीट पे, यानी अचीवमेंट नीड होती है। कुछ लोगों की जो है ना वो एफिलिएशन होती है, यानी वो जितने ज्यादा दोस्त बनाएंगे उतने सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और कुछ लोगों को पावर चाहिए होती है, ओहदा चाहिए होता है। तो ये अचीवमेंट और एफिलिएशन और पावर की बात जो करते हैं वो कौन करता है जी, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर की बात मैकलेंड थ्योरी वाले करते हैं। जी बात की समझ आई, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर की। अच्छा, ई आर जी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। एल डरफर जो है ना, इसने ये थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी जो है ना हायरार्की ऑफ नीड के मॉडल के ऊपर ही दी थी, जो माजलो की है। माजलो के अंदर जहां वो कहता है ना 2 स्टेप पहले, फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी सिक्योरिटी, वो इसकी एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाती है। जहां वो लव एंड बिलोंगिंगनेस कहता है ना, वो रिलेटेडनेस के अंदर आ जाती है। और सेल्फ एक्सटीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो ग्रोथ नीड के अंदर आ जाती है। तो कौन सी चीज इसमें नहीं है, वो एस्टीम नीड इसके अंदर नहीं है। तो 3 नीड्स की बात वो पहले करता है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ की बात वो करता है। ओए होए, पता है आज थकावट क्यों बैठी है मुझे। द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन suggest that motivated behavior arises from, मोटिवेशन बिहेवियर कहाँ से है, ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पहले क्या कहती है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बात करती है कि हर इंसान चाहता है कि मैं बैलेंस स्टेट के अंदर आऊं। जब जब वो परेशान होगा तब तब उस मसले को सॉल्व करके वो दरमियानी स्टेट के अंदर आएगा। तो इसी को हम जो है वो ड्राइव रिडक्शन। अब यहाँ पहला है अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ टेंशन, जब मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो मुझे टेंशन होगी। तो अगर टेंशन होगी तो मैं प्रॉपर पुश करूंगा अपने आप को टेंशन को रिलीज करने के लिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ए वाला आंसर ठीक बनता है। इंट्रिंसिक रिवार्ड, पर्सनल फुलफिलमेंट, सोशल फैक्टर, बाकी सारी चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, यानी ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी जो बात करते हैं, ये बात करते हैं कि इंसान जो बड़ा है ना, वो हो जाता है अनकंफर्टेबल हो जाता है, और किसी अनसेटिस्फाइड स्टेट के अंदर होता है। तो जब तक वो काम स्टेट के अंदर नहीं आता, वो उस वक्त तक उसका प्रेशर खत्म नहीं होता, उसको सुकून नहीं आता। वो ऐसी स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ठीक है, ये रट्टा लगा लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, और बाद में इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस रख दिया गया।
ठीक है, कॉपरेशन रख दिया गया। दोस्त, हु सेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कोलैबोरेटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कोलैबोरेटिव मिलजुल के काम करना, कौन जोड़ता है इसको? आंसर बताइएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कोलैबोरेशन के साथ कौन जोड़ता है? कोई आंसर नहीं आ रहा, सो तो नहीं गया मेरी तरह? जी वेगोट्स्की कहता है, देखिए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कोलैबोरेशन से जो जोड़ता है ना, वो गट्स जोड़ता है। और वो तो जीन पाजे तो कॉग्निटिव के ऊपर ही फोकस करता था। ये आंसर जिन्होंने वेगोट्स के लगाया ठीक लगाया। डेटा क्या होता है? फैक्ट्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है या इंफॉर्मेशन होती है, सारी चीजें डेटा होती हैं। डेटा यानी चाहे वो तस्वीर की सूरत में हो, वीडियो की सूरत के अंदर हो, फिल्म की सूरत के अंदर हो, हम सब उसको कह देते हैं कि ये डेटा है। ये क्या है? डेटा है। विच टर्म ऑफ मैनेजमेंट इज कम फ्रॉम यूके, यूके से कौन सी टर्म आई है? बार बार बताया हुआ है मैंने। जी शुक्रिया। ये जो यूके से टर्म आई है वो आई है इंस्पेक्शन की टर्म यूके से आई है। इंस्पेक्शन की टर्म क्या है? यूके से। बहुत पुराना सवाल है, किसी ये दौर में पेपर में आया था, अब तो नहीं आता। एंड वी रोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वही व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल बिलीव दैट एफर्ट्स विल लीड टू हाई परफॉर्मेंस। एफर्ट्स हाई परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाती हैं, तो ये कौन सी है? डाटा कहते हैं फैक्ट्स को। ऑब्जर्वेशन भी डाटा, यानी कोई जो हमें मिल रही मालूमात होती है ना, इंफॉर्मेशन भी हो सकती हैं, फैक्ट्स भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है कुछ। अच्छा यहाँ पे कह रहा है बिलीव दैट एफर्ट, एफर्ट जो है ना वो परफॉर्मेंस तरफ लेके जाती हैं। तो ये क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है हमारा? एक्सपेक्टेंसी होता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एल्डर फॉर ईआरजी, ईआरजी एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ थ्योरी, विच कैटेगरी इंक्लूड द नीड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। हम अपनी पर्सनल ग्रोथ किस स्टेप के अंदर कर रहे होते हैं ईआरजी में? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? जी यहाँ पे सी ऑप्शन है। और हम अपनी जो पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे होते हैं ना, जो वो हम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, व्हाट डज मैकलेंड एक्वायर्ड नीड थ्योरी पर्पस एज अ थ्री प्राइमरी। हाँ जी, कौन कौन सी जरूरत थी दोबारा बता दें, उसके नाम बता दें मैकलेंड की। मैकलेंड ने तीन कहा था ना, अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर नीड। ठीक है, अचीवमेंट के अंदर जो है वो चाहता है कि उस अचीवमेंट हो, हासिल हो, यानी उससे कामयाबी मिले कोई अपने काम की बुनियाद पे। एफिलिएशन में किसी के एफिलिएशन में दोस्त बना अच्छे लगते हैं उसे। ग्रोथ कहते हैं आपकी जो है ना, जिसके अंदर आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, ईआरजी के अंदर। ठीक है, थ्योरी के अंदर बात कर रहे हैं। देखें बात मैडम फाइका साहबा, ये ईआरजी थ्योरी की हो रही है, एग्जिस्टेंस रिलेटेड